नमस्कार। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की जो श्रृंखला हम चला रहे हैं उसमें हम दर्शन और शिक्षा पर बात कर रहे हैं। और अब तक की जो व्याख्यान है, अब तक की जो आपके लेक्चर हुए हैं, क्लासेज हुई हैं, व्याख्यान हुए हैं मेरे प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास के द्वारा, उसमें हमने देखा है कि फिलॉसफी है क्या, दर्शन शास्त्र है क्या, दर्शन शास्त्र में मानवतावाद क्या है और दर्शन शास्त्र और शिक्षा का संबंध क्या है। जब हमने दर्शन शास्त्र और शिक्षा के संबंध की बात करी तो वहां पर हमने विस्तृत चर्चा करी वेरियस स्कूल्स की, यानी वेरियस स्कूल्स कौन से हैं फिलोसॉफिकल, जहां पर एजुकेशन से उनका रिलेवेंस है, एजुकेशन से उनका संबंध है। और उसमें हमने आइडियलिज्म आदर्शवाद, रियलिज्म वास्तविकतावाद, नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद और एग्जिस्टिज्म अस्तित्ववाद पर विस्तृत चर्चा कर ली थी। इस व्याख्यान से पहले का जो व्याख्यान हमारा रहा है उसमें हम प्रिग्मेटिज्म पर चर्चा कर रहे थे, प्रयोजनवाद पे। और हमने प्रयोजनवाद में हमने विस्तृत देखा कि प्रयोजनवाद क्या है, प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है, प्रयोजनवाद की परिभाषा क्या है, प्रयोजनवाद पर आधारित जो शिक्षा है उसके प्रत्यय क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, यानी किस प्रकार की शिक्षा को हम प्रयोजनवाद पर आधारित शिक्षा कह सकते हैं। और उसके बाद में हमने चर्चा करी कि प्रयोजनवाद जो है उसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन से होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रिग्मेटिज्म। जब प्रिग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग हमने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा करी तो उसमें पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, डेवलपमेंट ऑफ सोशल कैपेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी ऑफ नेचुरल एटीट्यूड ऑफ चाइल्ड और डेवलपमेंट ऑफ वर्क एथिक्स एंड स्किल्स पर्सनालिटी, ये कुछ मुख्य बिंदु थे जिन पर हमने चर्चा करी। यानी ये जो सारे कार्य हैं इनके अनुसार शिक्षा के ये उद्देश्य है, यानी जब शिक्षा का आदान प्रदान होता है तो उसके कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं। और जब प्रयोजनवाद की चर्चा कर रहे हैं तो वहां तो बिना प्रयोजनवाद के तो शिक्षा का कोई संकल्पना और आधारशिला ही नहीं है। अब हम आगे इस कक्षा में देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था चलती है। तो वहां पे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का पाठ्यक्रम। अकॉर्डिंग टू प्रिग्मेटिज्म, प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने माना है उपयोगिता का अधिनियम, एक्ट ऑफ यूटिलिटी। कैरिकुलम जो है पाठ्यक्रम में, पाठ्यक्रम ऐसा हो जहां पर उपयोगिता का अधिनियम हो, यानी एक्ट ऑफ यूटिलिटी। ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिस पाठ्यक्रम को बनाने के बाद, पढ़ने और पढ़ाने के बाद विद्यार्थी के लिए वो जीवन में उसका कोई उपयोगिता रहे। ऐसा नहीं है कि ज्ञान हमने प्राप्त किया और पुस्तकों तक सिमट के रह गया या गुरु तक रह के गया। ऐसा ज्ञान दिया जाए जिसका बालक के जीवन से वो जुड़ा हुआ हो और बालक की उसमें अभिरुचि हो। दूसरा हमारा आता है अभिरुचि का अधिनियम, एक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी बिना इंटरेस्ट के यदि कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें सफलता नहीं मिलती। अरुचि, जब हमारी किसी कार्य में रुचि नहीं होती तो जो कार्य हमें करना आता है वो भी हम नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में यदि नवीन ज्ञान, प्राचीन ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना, या फिर विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना, या विद्यार्थियों का मानसिक डेवलपमेंट करना, ये सब बहुत ही पीछे रह जाएंगे, बहुत गौण हो जाएंगे। तो अभिरुचि का सिद्धांत यानी एक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैरिकुलम में जरूर होना चाहिए। क्रिया का अधिनियम, एक्ट ऑफ एक्शन, यानी क्रिया का अधिनियम, जो भी कार्य करते हैं। प्रयोजनवाद में हमने पहले भी चर्चा करी कि क्रिया पर बल दिया गया है, यानी करने पर बल दिया गया है। तो जो क्रिया का अधिनियम है उसमें एक्ट ऑफ एक्शन, यानी एक्शन देखना है कि उसमें किस तरह की प्रक्रियाओं को शामिल किया जा सकता है, किस प्रकार की क्रियाओं को शामिल किया जा सकता है। आगे है अनुभव का अधिनियम, एक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी बालक को जो पाठ्यक्रम है उसमें इस तरह का एक अधिनियम या इस तरह का पाठ्यक्रम की संरचना होनी चाहिए जिससे बालक के अनुभव को मापा जा सके, बालक का अनुभव कैसा है और उस अनुभव से उसका अधिनियम कैसा हो रहा है ये देखा जा सके। अगला है एकीकरण का सिद्धांत, एक्ट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण, इंटीग्रेट हमने कर लिया, इसका सिद्धांत भी देखना शिक्षा में बहुत जरूरी है। ये शिक्षा की प्रक्रिया में माना गया है अकॉर्डिंग टू प्रेग्मेटिज्म।
शिक्षा की जो हमारे अभी हमने चर्चा करी कि शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करी और शिक्षा के उद्देश्यों के बाद प्रक्रिया की चर्चा करी। प्रक्रिया में हमने पहला पॉइंट लिया था कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का पाठ्यक्रम। और शिक्षा के पाठ्यक्रम जो है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है, यानी जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है वो अनुभव केंद्रित है। पाठ्यक्रम की संरचना करने वाले, उसका निर्माण करने वाले जो लोग हैं वो अनुभव के आधार पर भी उसका निर्माण करते हैं। समन्वित पाठ्यक्रम का उपयोग होता है। समन्वित यानी इंटर डिसिप्लिनरी, यानी एक कोर्स से दूसरे कोर्स में भी यदि कोई विषय या पाठ्यक्रम या फिर आपकी फैकल्टी उसमें इन्वॉल्व, तो वो समन्वित पाठ्यक्रम का प्रयोग हो जाता है। तीसरा हमारा आता है पाठ्यक्रम समाज के व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है, यानी पाठ्यक्रम जो है वो समाज के केवल सैद्धांतिक नहीं, सिद्धांत तो हमने किताबों में पढ़ा है, हमने गुरुओं से सीखा है, माता पिता, अभिभावक, पड़ोसी सबसे सुना है, लेकिन जो यहाँ बात कही गई है वो ये कही गई है कि पाठ्यक्रम समाज के व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है, और उस व्यवहारिक पक्ष पर बल देने के लिए उसे विद्यालय में नियमित आना होगा। सामूहिक क्रियाओं के लिए प्रावधान किया जाता है। सामूहिक क्रियाएं यानी सामूहिक क्रियाएं की जाती है। जैसे मैं अब कॉलेज लेवल की हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सामूहिक क्रियाओं में जैसे एनसीसी आ जाता है, एनएसएस आ जाता है, और बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत सारी विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई सोसाइटी होती है, उन सोसाइटियों पर ध्यान वहां पर आकर्षित हो जाता है। तो वो इस चीज को भी हमें बहुत ध्यान में लेकर के चलना है कि किस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं और कौन कौन सी चीजों को हमने कवर कर लिया है। तो पाठ्यक्रम में मानव और समाज को आधार माना गया है। एक तरफ मनुष्य है और एक तरफ समाज है, वो बाकी लोगों से जोड़ने की कड़ी है। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रक्रिया जो हम पढ़ रहे थे उसमें सेकंड पॉइंट है टीचिंग मेथड्स, पेडागोगी सब्जेक्ट। यहां एक चीज आपको सीखनी होगी कि जो टीचिंग ऑफ मेथड्स है उसमें कोई मैथोलॉजी नहीं पढ़नी, किस मेथड से, किस विधि और प्रविधि से अध्यापक और अध्यापिका अपना जो उनका पाठ्यक्रम है, उन्हें जो कार्यभार दिया गया है उसको वो कैसे पूरा करेंगे और विद्यार्थियों का कोई नुकसान भी नहीं हो, किस प्रकार से उनको पढ़ाएंगे। तो यहां जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है करके सीखना, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। यानी यदि मैं कोई कार्य कह रही हूं या मैं कुछ बता रही हूं तो वो मुझे एक्ट करके बताना होगा, प्रूव करके बताना होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बंद कर कमरे में कुछ सीख लिया और बाद में किसी ने पूछा नहीं जी मैं अब नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता है। तो करके सीखने का सिद्धांत है। अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, यानी धीरे धीरे जब विद्यार्थी जो है वो धीरे धीरे जब पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते वो कुछ चीजों को सीखता है। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वो कहा गया है, कोटेशन कहा गया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, और वो है करत करत अभ्यास रे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर परत निरात। यानी अभ्यास करते करते, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, यानी जो जड़ बुद्धि है जिसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं है वो भी सुजान यानी ज्ञानवान हो जाता है। ये पहले दिन आ गई, अध्यापक बहुत खुश हो गया, सारा हो गया। नेक्स्ट डे आपको मैसेज मिलता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते चिल पर चरस सेरान। ये मैं आपको बता दूं कि वरदराज नाम के एक कवि हुए हैं और वो गुरुकुल में जब पढ़ रहे थे तो हर वर्ष वो अनुत्तीर्ण हो जाते थे, फेल हो जाते थे, पास नहीं होते थे। जब 5-6 साल निकल गए तो गुरुजी को भी शर्म आने लगी। गुरुजी ने कहा कि तुम अब अपने घर चले जाओ, तुम्हारे बस का ये नहीं है। और वो एक तरह से जिसे कहा जाए तो आश्रम से उनको निष्कासित कर दिया गया था। वो घर अपने जा रहे थे निराश भाव से और जंगल के रास्ते से जा रहे थे। अब उनको प्यास लगी, और पानी की जब प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि उनको एक कुआं दिखाई दिया। वो कुएं पे गए, उन्होंने देखा कुएं में पानी तो है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कुएं में से पानी निकालने के लिए ना तो वो रस्सी थी और ना ही लोटा था, कोई पात्र भी नहीं था जिससे निकाले। और
वरदराज ने जब ध्यानपूर्वक कुएं की मेढ़ को देखा तो उन्होंने वहां पे देखा कि वहां पे एक निशान पड़ा हुआ था, यानी रस्सी के अंदर आने और जाने का निशान पड़ा हुआ है। तो ये जो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते थे तिल पर परत निशान, ये इस चीज को प्रूव करती है कि आप जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे आपकी झोली में कुछ भी नहीं आने वाला है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी। प्रयोग द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय मिस्टेक, यानी जब हम कोई प्रयोग करते हैं, हम नया कोई काम करते हैं तो उसमें पूरी तरह एक्सपर्ट नहीं होते हैं और उसको हमें करने के लिए बहुत ही प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्रयोग द्वारा सीखना, योजना विधि, प्लानिंग करके, यानी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य की पहले पूर्व योजना हो जानी चाहिए, उसके बाद ही वो कार्य हो। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, यानी किसी भी तरह की यदि कोई समस्या है तो उस समस्या को समाधान करने के लिए हमारे पास में कोई ना कोई फॉर्मेट और कोई ना कोई मेथड होना चाहिए। ये हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा के अंदर हमने बात करी कि प्रयोजनवादी वाद की जो प्रक्रिया है उसका प्रोसेस क्या था, वो सारा हमने देखा। और उसके बाद में हमारी नेक्स्ट चीज जो निकल के आई है वो हमारा था, नेक्स्ट में हमने देखा कि शिक्षण की विधियां कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षण की विधियों में लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सप्रेशन, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट एंड प्लानिंग मेथड्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, ये कुछ मुख्य विधियां हैं जिनके बारे में हमने चर्चा करी है। अब हमारा आ जाता है स्कूल मैनेजमेंट, यानी विद्यालय का प्रबंधन कैसा होना चाहिए। प्रयोजनवादी जो है वो विद्यालय का जो प्रबंधन है उसमें विद्यार्थियों के लिए एक सजीव कार्यशाला चाहते हैं। सजीव कार्यशाला यानी वो परंपरागत कक्ष के फेवर में नहीं हो करके, ऐसा नहीं है कि कक्ष है उसमें विद्यार्थी बैठे हैं, अध्यापक व्याख्यान दे रहा है और वो पढ़ के चले गए। वो विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए एक सजीव कार्यशाला चाहते हैं। सजीव कार्यशाला से यहाँ अभिप्राय ये है कि वहां एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंट से, लर्निंग बाय डूइंग, उस तरह की व्यवस्था हो और उसमें हर विद्यार्थी जो है वो सम्मिलित हो, उसमें एंगेज हो जाए। वो इस तरह की कार्यशाला की बात विद्यालय प्रबंधन में कर रहे हैं, जहां पर वे समाज की वास्तविक परिस्थितियों को शुद्ध रूप से अनुभव करते हैं। जॉन डीवी विद्यालयों को समाज के लघु रूप में स्वीकार करते हैं, यानी जो जॉन डीवी महोदय हैं जिन्हें हमने प्रयोजनवाद का जनक कहा है, जिसके आपने अभी फोटो देखी, वो उनके अनुसार विद्यालयों को समाज के लघु स्वरूप में स्वीकार करते हैं। यानी विद्यालय, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है कि विद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन प्रयोजनवाद के जो फॉलोअर है या प्रयोजनवाद के जो जनक जिन्हें हम कहते हैं जॉन डीवी, वो ये कहते हैं कि विद्यालयों को समाज का लघु रूप स्वीकार किया गया है। और उस लघु, तो विद्यालय का जो प्रबंधन होता है वो है कि वहां पर विद्यालय और विद्यार्थियों के लिए सजीव कार्यशाला बनवाई जाए, वास्तविक परिस्थितियों में उनको ढाला जाए और उसे समाज के साथ में जोड़ करके देखा जाए। अब विद्यालय प्रबंधन में उन सभी क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करते हैं जिससे समाज में समायोजन सहज और स्वाभाविक रूप से हो सके। यानी वे सारी क्रियाएं जिससे विद्यालय में पढ़ने के बाद, विद्यालय के पाठ्यक्रम में उनको शामिल करने के बाद में समाज में बालक जो है, विद्यार्थी जो है, वो समाज में समायोजन सहज रूप से कर सके और स्वाभाविक रूप से उसका विकास और सम्मिलित वो हो सके। आधुनिक युग में प्रजातांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है और ये प्रयोजनवादियों को ही देन है। यानी आधुनिक युग में 21वीं सदी में जो शिक्षा है उसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों, जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, इनको अपर रखा गया है, सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। और ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रत्यय है, वो प्रयोजनवादियों की देन है। जॉन डीवी के अनुसार आदर्श विद्यालय वे विद्यालय होते हैं जहां नैतिक शिक्षा आदर्शों एवं निर्देशों के रूप में नहीं दी जाती, अपितु सामाजिक क्रियाओं तथा समस्याओं के समाधान के आधार पर दी जाती है। देखिए, जॉन डीवी महोदय ने विद्यालय प्रबंधन के बारे में अपने प्रेगमेटिज्म में बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है कि आदर्श विद्यालय वे विद्यालय होते हैं जहां पर नैतिक शिक्षा
आदर्शों एवं निर्देशों के रूप में नहीं दी जाती, अपितु सामाजिक क्रियाओं तथा समस्याओं के समाधान के आधार पर दी जाती है। यानी आदर्श भी है, निर्देश भी है, लेकिन समाज में स्वाभाविक समायोजन के लिए उस समाज से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके समाधान करके वो शिक्षा दी जाती है। ये प्रबंधन का काम है। विद्यार्थियों के कार्य के मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता को अपनाना चाहिए। विद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए जिससे छात्रों में सृजनात्मक चिंतन तथा स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति विकसित हो। विद्यालय प्रबंधन में सृजनात्मक चिंतन और स्वतंत्र चिंतन, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाई जाती है, जिनमें आपका चाहे भाषण प्रतियोगिता हो गई, चाहे निबंध प्रतियोगिता हो गई, चाहे वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, चाहे लेखन प्रतियोगिता हो गई, चाहे फिर आपका कोई केस स्टडी हो गई, अनुसंधान हो गए, या आपका जितनी भी चीजें हैं, इन सारी चीजों में बालक में सृजनात्मक चिंतन और स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति को विकसित किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन के बाद में चर्चा कर लेते हैं हम विद्यालय अनुशासन की। स्कूल डिसिप्लिन, यानी स्कूल का डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए प्रैग्मैटिज्म के अनुसार, प्रयोजन के वादियों के अनुसार। क्रियाशील वातावरण से विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। विद्यार्थियों के विभिन्न क्रियाकलापों में व्यस्त रहने से विद्यालय का अनुशासन स्वतः ही अनुशासित हो जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे अभिभावक हैं, चाहे मित्र हैं, चाहे समाज के लोग हैं, चाहे समुदाय के लोग हैं, एक बोलचाल की भाषा में अक्सर कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आपके पास कोई कार्य नहीं होता है तो आपको कोई खुरापात सूझती है, तो उस खुरापात से बचने के लिए प्रैग्मैटिज्म में कहा गया है कि क्रियाशील वातावरण से विद्यार्थी सक्रिय रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किताब दे दी और बस आदर्श वाचन कर रहे हैं और अनुकरण वाचन कर रहे हैं और व्याख्यान से पढ़ रहे हैं। नहीं, जो भी पाठ्यक्रम है उसमें क्रियाशील वातावरण रहे। अब क्रियाशील में कोई ये नहीं है कि कोई एक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो। क्रियाशील का मतलब यहाँ प्रश्नोत्तर विधि भी हो सकती है, यानी प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें विद्यार्थियों जब विभिन्न क्रियाकलापों में व्यस्त रहेंगे तो विद्यालय का अनुशासन स्वतः ही अनुशासित रहेगा। प्रयोजनवाद के अनुसार कक्षा एवं विद्यालय में सदैव नैतिक उपदेश नहीं दिए जाने चाहिए, अपितु खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को क्रियाशील रखा जाए। विद्यार्थी प्रसन्न एवं संतुष्ट रहने की से अनुशासन बना रहेगा। यानी विद्यार्थी जो है वो प्रसन्न एवं संतुष्ट रहेंगे तो अनुशासन बना रहेगा। इसलिए वातावरण विशेष पर ध्यान देना अति आवश्यक है। खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें बनी रहे तो उससे अनुशासन बना रहेगा और इसके लिए वहां के वातावरण पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका। प्रयोजनवाद में शिक्षक की भूमिका निर्देशक और सलाहकार के रूप में स्वीकार की गई है। विद्यार्थियों को शिक्षक इस प्रकार से प्रशिक्षण दे जिससे विद्यार्थी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सके। प्रयोजनवादी कहते हैं कि शिक्षक की जो भूमिका है वो निर्देशक और सलाहकार की, यानी गाइड और काउंसलर के रूप में है, और वो इस प्रकार की ट्रेनिंग दे विद्यार्थियों को। अध्यापक, शिक्षक इस प्रकार की ट्रेनिंग दे कि वो जो समाज से जुड़ी हुई सामाजिक या उसके जीवन से जुड़ी हुई जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान करने में सक्षम हो सके। शिक्षक का दृष्टिकोण प्रजातांत्रिक होना चाहिए जिससे वह विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन मनन की प्रवृत्ति को विकसित कर सके। शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है विद्यार्थियों में बौद्धिक स्वतंत्रता का विकास करना जिससे उसकी मौलिक योग्यता का समुचित विकास हो सके। यानी शिक्षक जो है वो बौद्धिक स्वतंत्रता का विकास करे, और बौद्धिक जब स्वतंत्रता का विकास होगा तो उससे मौलिक योग्यताओं का समुचित विकास हो जाएगा। शिक्षक की मुख्य भूमिका, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका एक निर्देशक एवं सलाहकार की होती है, यानी वो गाइड करता है और वो काउंसलिंग करता है, सलाह देता है अपने विद्यार्थियों को।
शिक्षक विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को विकसित करता है, यानी उनको क्रिएटिव बनाता है, उनमें सृजनशीलता विकसित करवाता है, उनसे क्रिया करवाता है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देता अपितु प्रयोगात्मक प्रयोग भी करवाता है शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अध्यापक का, शिक्षक का यह दायित्व है कि वो उसको प्रोत्साहित करे और उसको उत्साहित करे और उसको सहयोग करे। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को बढ़ावा दिया जाता है, यानी नेतृत्व के जो गुण है वो भी शिक्षक विद्यार्थियों को बताता है। शिक्षा के मूल्यों को शिक्षक अपने अनुभव पर सुनिश्चित करता है। जब भी शिक्षक पठन पाठन करवाएगा तो वो जो अपने अनुभव है उनको सुनिश्चित करेगा और सुनिश्चित करके विद्यार्थियों को मूल्य आधारित शिक्षा की जानकारी देगा। विषयों का ज्ञान भी क्रिया केंद्रित होता है। उसके बाद में जो विषय है उनका ज्ञान भी क्रिया केंद्रित होता है। अब आते हैं विद्यार्थी की भूमिका पर। हमने सारी चर्चा कर ली, प्रबंधन कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, और अब विद्यार्थी में शिक्षा की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रमुख स्थान दिया गया है। लेकिन किसी भी प्रकार के पूर्व निर्धारित मूल्यों एवं आदर्शों को थोपा नहीं जाएगा। विद्यार्थी स्वयं अनुभव के आधार पर जीवन मूल्यों एवं आदर्शों की स्थापना करेंगे। प्रयोजनवादियों के अनुसार विद्यार्थी वातावरण से सीखते हैं और वातावरण को परिवर्तित करने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए बालक को संपूर्ण विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है और इसके लिए विद्यार्थी क्रियाशील रहता है। तो आज हमने प्रयोजनवाद में विद्यालय प्रबंधन, अनुशासन, शिक्षक की भूमिका, पाठ्यक्रम, मैथोलॉजी और विद्यार्थी की भूमिका, इन सब पर विस्तृत चर्चा करी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे आत्मसात कर पा रहे होंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।